हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर आ गए। तो जैसा कि मैं आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बताता, टाइप्स ऑफ इवेंट पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, उसके बाद सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ देखा था अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बाद और उन पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने कर ली थी। तो आज जो टाइप्स ऑफ इवेंट है, मैं कल पिछले लेक्चर में बोल ही रहा था आपको कि जो टाइप्स ऑफ इवेंट है उसमें हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है अपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू और मोर इवेंट्स said to be mutually exclusive events if the occurrence of one of the events prevents the occurrence of the other. If A and B are mutually exclusive, then A intersection B is 5 ना। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से यहाँ समझेंगे, जैसे आप सुनते नहीं कि एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं ये। एक्सक्लूसिव मतलब वो किसी और, मतलब अगर वो हो रही है तो कहीं और पे नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक इवेंट लेते हैं ए। हम लोग हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ही लेके चलता हूँ मैं हमेशा। थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई। तो थ्रोइंग अ डाई में अगर मैं एक इवेंट लेता हूँ ए, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, 4 और ये कितना आ गया 6। और सेकेंड इवेंट हम लोगों ने लिख लिया बी, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अगर हम लोगों ने लिख लिया गेटिंग एन ऑड नंबर तो ये हो जाएगा 1, 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए अगर डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, अगर इवन नंबर आ गया तो क्या होगा, ऑड नंबर तो नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर आ गया तो इवन नंबर नहीं आएगा। तो हमारा क्या बोला, टू और मोर इवेंट्स सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द अदर। तो ये बात हो गया, अगर इवन नंबर आया तो ऑड नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आया तो इवन नंबर नहीं आएगा। एक तो तरीका हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चेक कर लेंगे। दूसरा बात क्या है कि हमको देखना है कि इवेंट क्या है अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालेंगे तो ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे तो हमारे पास क्या है 2, 4, 6 और यहाँ पे क्या है 1, 3, 5। क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? इन दोनों के बीच में आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी 5। तो जब ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब जैसे ए बी ही नहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 3 इवेंट ले लिए और उनका इंटरसेक्शन ले रहे 5 आ रहा है, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो आप ये बात समझिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे, टू और मोर इवेंट्स सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट प्रिवेंट्स द अदर। एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा, अगर ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आएगा। और दूसरा हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम लोग इसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से इस एग्जाम्पल को। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे इवेंट्स लेते हैं, जैसे सी इवेंट ले लिए, इवेंट सी, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो अगर हम लोग देखें गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद डी हम लोग एक इवेंट लेते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे देखिए 4 से ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 6 आ गया, ऐसा आ गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को C और D का इंटरसेक्शन ले लें, पहली बात तो आपको ये दिख रहा है सीधा सीधा कॉमन नहीं है। अगर 1, 2, 3, 4 आएगा तो 5, 6 नहीं आ सकता, 5, 6 आ जाएगा तो 1, 2, 3 नहीं आ सकता।
तो एक का होना दूसरे को प्रिवेंट कर रहा है, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दूसरा तरीका क्या होगा, हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, तो अगर सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा। आप देख रहे हो दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5। इट मीन्स सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे चीज़ें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम लोग कब बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है उस एग्जाम्पल में। ठीक है, पी एक इवेंट ले लेते हैं। पी इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, तो अगर लेस देन 5 लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 और 4 आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्यू एक इवेंट लेते हैं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 5 और 6 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे, तो अब देखिए P इंटरसेक्शन हम लोग Q निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 है। और यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोग को दिखता रहे। यहाँ पे देखिए P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे, तो P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे 1 2 3 और यहाँ पे कितना आ गया 4, और इंटरसेक्शन विथ 4 5 6 निकालेंगे। तो अब देखेंगे इन दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट है हमारे पास क्या 4, तो P एंड Q का इंटरसेक्शन क्या आ गया 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे हैंस P एंड Q आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जरूरी क्या है कि P इंटरसेक्शन Q आना चाहिए था क्या हमारे पास 5। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको बोलते हैं। और एक बार डेफिनेशन फिर को वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अगर कहीं बात नहीं समझ में आए तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो देखिए अब पहले एग्जॉस्टिव इवेंट का डिफिनेशन समझ लेते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। मतलब उनका जो यूनियन हो, देखो एग्जॉस्टिव मतलब क्या कि जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है सारी गैसेस को लेकर के बाहर छोड़ देता है, तो उसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब कि जो भी हमारे इवेंट्स हो वो पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट करते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। क्लियर, जो हमारे इवेंट्स हो वो पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर दे, उन इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एग्जांपल होगा, और देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट देन ए यूनियन बी हमको क्या मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले तो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, थ्रोइंग अ डाई। अगर थ्रोइंग अ डाई है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं ए गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर हम लोग गेटिंग एन इवन नंबर करेंगे तो 2 4 6 आ गया अपने पास। उसके बाद बी हम लोग लेते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 3 5, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए अगर हम लोग ए यूनियन बी यहाँ पर लेंगे, तो ए यूनियन बी लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 4 6 हो गया, और यूनियन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 3 5। तो अगर हम लोग लिखेंगे यूनियन तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6।
तो यहाँ पे देखो क्या आ गया अपने पास, ये यूनियन बी इक्वल टू हमारे पास कितना, हमारे पास आ गया क्या, एस। तो यानी हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया यूनियन बी लेने पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट किनको बोलेंगे। इनको एक बार पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके आगे इन पे बात करते हैं। अच्छे से नोट कर लो सब लोग इसको, तो फिर इस पे आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो रोक कर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे सी ले लेते हैं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। एंड डी हम लोग ले लेते हैं क्या, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो अगर हम लोग देखेंगे सी हमारे पास क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो सी में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी में आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा। डी में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्या है हमारा इवेंट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो अगर हम लोग ग्रेटर देन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग सी यूनियन डी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ कितना आ गया, 5 और 6 आ गया। तो सी यूनियन डी हमारे पास कितना आ गया, 1 ऐसा आ गया। तो यानी हमारे पास सैंपल स्पेस मिल गया। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, सी और डी कैसे इवेंट है हमारे, एग्जॉस्टिव इवेंट है। सी और डी कैसे इवेंट हो गए हमारे पास, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। देखिए हमारा क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। तो हम लोग ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। क्लियर है। आई होप आप दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे, एक बार वीडियो रोक करके अच्छे से एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए पी मैंने एक इवेंट लिया, पी एक इवेंट ले लिया। देखिए गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा। क्यों मैंने एक इवेंट ले लिया, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P यूनियन Q निकालूंगा, P यूनियन Q अगर हम लोग निकालेंगे, P यूनियन Q, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, P यूनियन Q निकालेंगे तो P में क्या है, 1 2 3 एंड 4 है। यूनियन Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 एंड 6 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे P एंड Q को जो हम लोग बोलेंगे, P एंड Q आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे और एग्जॉस्टिव इवेंट किनको बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे कुछ और भी चीज़ें समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए, जैसे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक के लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। थ्रोइंग अ डाई, अगर हम लोग डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, एक इवेंट लेते हैं, ए इज द इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर,
ठीक है ना। तो ये आ जाए कितना 2 4 और 6 आ गया। बी इज द इवेंट लेते हैं हम लोग के पास क्या गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 3 और 5 आ जाएगा। गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। सी एक इवेंट लेते हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो अगर लेस देन 5 लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी एक इवेंट लेते हैं गेटिंग अ नंबर तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा 4 5 और 6 ऐसा आ जाएगा। इस तरीके का आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान समझना यहाँ पर, अगर हम लोग लेंगे क्या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लेते हैं कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यानी सैंपल स्पेस मिल गया। सैंपल स्पेस मिलते ही हम लोग क्या बोलेंगे ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। और यहाँ पर हम लोग निकालें क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आते ही क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। तो अब यहाँ पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखिए सी एंड डी की बात करेंगे, तो सी यूनियन डी अगर हम लोग निकालेंगे तो सी यूनियन डी निकालते हैं हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। यानी सैंपल स्पेस तो मिल गया। यानी ये कैसे हो गए, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हो गए। लेकिन जब हम लोग सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 5, हैंस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो अब कैसे इवेंट्स को, तो जो ए और बी जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ है जिनको बोलेंगे। लेकिन सी और डी जो इवेंट देखेंगे एग्जॉस्टिव तो है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट किनको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। अब देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड होता है वो सर्टेन एक्सियम्स पे बेस्ड होता है। जो एक्सियम जो होते हैं, एक्सियम्स आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ रूल्स जिनको करते करते देखा गया है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है और उनके बेसिस पे बातें कही गई उन पे बेस्ड होते हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये देखो बहुत क्लासिक अप्रोच है, बहुत अच्छा अप्रोच है। यहाँ पे हम लोग चीज़ें समझेंगे और क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं ऐसे ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इसके देखो 3 स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 3 एक्सियम जो है हमारे प्रोबेबिलिटी के वो ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। दूसरा क्या है कि सैंपल स्पेस के सारे प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 आती है। और किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो होती है उनके अलग अलग इक्वल, मतलब अलग अलग उसके, जैसे मान लेते हैं यहाँ ओमेगा 3 तक मान लेते हैं, तो हम धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे यहाँ पे एक एक करके। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक कंसीडर करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर से मैं समझा रहा हूँ एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सियम्स और रूल्स असाइंड ना प्रोबेबिलिटीज उन पे। और इसमें 3 एक्सियम्स हमारे क्या है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो 0 से 1 के बीच में होती है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज दिस। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ले लेते हैं क्या, थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, तो थ्रोइंग अ डाई, तो जब हम लोग डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा
देखो प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग सिंपल सा एक रूल फॉलो करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवर में कितना है 1 है और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं बेस्ट, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ये भी कितनी हो जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ये कितनी होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ये कितनी होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ये भी कितनी होगी 1/6। तो पहला स्टेटमेंट जो कहता है फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो 1 आना एक इवेंट है, 1 आना एक आउटकम बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं, एक सैम्पल पॉइंट बोल सकते हैं कि 1 आना एक इवेंट है, 2 आना एक इवेंट है, 3 आना एक इवेंट है, 4 आना एक इवेंट है, 5 आना एक इवेंट है, 6 आना एक इवेंट है। और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/6 और इसकी, तो यानी आप देख रहे हो 1/6 एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में होगा। तो हमारा पहला एग्जाम तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी निगेटिव नहीं होगी। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 के इक्वल, 1 के इक्वल भी तब होगा जब इवेंट हमारे कैसे होंगे श्योर इवेंट होंगे, और 0 के इक्वल कब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होंगे। ये हो गई बात। उसके बाद बोल रहा है कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो जैसे है यहाँ पे कि जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस में फॉर एजम्पशन आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है इसमें हमारे पास क्या है, जो इवेंट्स हैं वो क्या है ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 और ω6 है। तो पहली बात तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω4 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω5 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω6 हो, जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होंगी, इसका मेरा कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ω_i, ये जो भी प्रोबेबिलिटी होंगी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, फर्स्ट एग्जाम हमारा ये है। और आपको निकाल के भी दिखाया था कि 1 का क्या रहता 1/6 आ रहा था, 2 का क्या आ रहा था 1/6 आ रहा था, 3 का क्या आ रहा था 1/6 आ रहा था, 4 का क्या आ रहा था 1/6 आ रहा था, 5 का क्या रहता 1/6 आ रहा था, 6 का क्या आ रहा था 1/6। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगर हमको सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ध्यान समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ω1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 कितना हो गया 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 कितना हो जाएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3 कितना हो गया हमारे पास 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω4 कितना हो गया हमारे पास 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 कितना हो गया 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ω4, ω5 और यहाँ पे कितना हो गया ω6, तो ये कितना हो गया 1/6। तो अगर हमको सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω6। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो यानी कितना हो जाएगा ये 6/6। तो देखिए सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1। तो ये भी एकदम आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर, बोलिए एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब सैंपल स्पेस सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पे कोई बात समझने में परेशानी हुई हो। और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इवेंट ए है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इवेंट ए है, इवेंट ए मान लेते हैं, एग्जांपल से ही लेते हैं, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर का होगा तो क्या हो जाएगा 2 4 6, इसको मान लीजिए ω1, जैसा कि मैंने देखो ए के लिए लिखा ω1 और ω2 और ω3, ऐसा हो गया।
तो अब हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो क्या हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं ऐसा होगा क्या? तो देखिए, अगर आप देखोगे सैंपल इसमें 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम लोग गेटिंग एन इवन नंबर निकालेंगे तो आप देखेंगे मैंने क्या बताया प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे फेवर में हमारे कितने हैं, फेवर में 2 है, 4 है, 6 है, तो फेवर में 3 हो गया और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, तो बाई 6 कर दिया तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना 1/2। ये इस 1/2 को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया 1/2। क्या हम लोग देखते हैं यहाँ से भी ऐसा होगा? तो देखिए ये तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होता है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना होता है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होता है 1/6। तो अगर इनको हम लोग ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3/6, तो यानी कितना आ गया अपने पास 1/2। तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है ये बेस्ड ऑन सम एक्सियम्स होता है, सम रूल्स होता है। रूल्स हमारे क्या हैं, रूल्स पहला रूल ये है आपका कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से कम नहीं हो सकती, मीन्स के नेगेटिव नहीं हो सकता, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि सैंपल स्पेस के सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो होगा 1 के इक्वल होगा। थर्ड, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर जो अलग अलग सैंपल पॉइंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखते हैं ये है हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, लेट सैंपल स्पेस बी एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 एंड ओमेगा 6। Which of the following assignments of probabilities to each outcomes valid? किसके लिए वैलिड होगा? तो अब देखिए वैलिडेशन के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग एक्सियम के हिसाब से कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो उनके सम इंडिविजुअल सम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 1/6 यानी 0 से 1 के बीच में, और इनका अगर सम भी करेंगे तो सबका सम 1 आ जाएगा, तो यानी ये वैलिड असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, हाँ 0 से 1 प्रोबेबिलिटी 0 पे इक्वल भी आ सकती है ये, तो यहाँ पे देखो 0 के इक्वल है और यहाँ पे 1 है, यानी ये असाइनमेंट भी आपका क्या है वैलिड है, ये असाइनमेंट अपने पास क्या है वैलिड है। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले पे थे सी पे 1/8 2/3 1/3 1/3, ये वाला क्या हो गया माइनस हो गया। क्या बताया था, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो गई निगेटिव हो गई। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। रीजन आप बता पाओगे, यहाँ पे देखिए इसके बाद 1/12 सही है, 1/12 सही है, 1/6 सही है, 1/6 1, लेकिन बट ये देखो यहाँ पे क्या हो गया 3/2। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/2 होगी, 1 से ग्रेटर होगी, इसलिए ये भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.1, हाँ तो सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी 0 से 1 के बीच में है, लेकिन अगर आप इनका सम करेंगे 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 1 1.5 2.1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो गया हमारे पास 2.1 हो गया, यानी 1 से ग्रेटर हो गया। तो ये वाला भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे किस तरीके से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया। नोट कर लीजिए, देखते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।
तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये, यहाँ पे थोड़ा सा बस एक असाइनमेंट बढ़ा लेते हैं। ओमेगा क्वेश्चन है, लेट अ सैम्पल स्पेस बी एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम वैलिड। आउटकम यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 7 है। तो देखते हैं कौन से वैलिड है। सबसे पहले देखो क्या क्या क्राइटेरिया हमको फॉलो करनी है। फर्स्ट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड, प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहले देखो 0.1 0.01 0.05 0.03 0.0, तो ये हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज सभी की सभी 0 से 1 के बीच में। हम लोग देख लेते क्या सम 1 आ रहा है क्या। देखो 0.01 0.06 0.09 और 0.01, तो ये 0.1 हो गया, 0.1 और 0.1 0.2 हो गया, 0.2 और 0.2 0.4 हो गया, 0.6 सम 1 हो गया। यानी ये जो वाला जो असाइनमेंट है ये आपका एक वैलिड असाइनमेंट है। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में, तो ये फुलफिल हो गया। और इन सभी का सम क्या हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। तो यानी सारा सम भी, तो ये वाला भी हमारा वैलिड असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या 0.1 0.2 0.3 0.6 0.4 0.5 हो गया। यानी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो गया, 1 से ग्रेटर। प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में भले है, लेकिन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया। तो ये वाला असाइनमेंट कैसा हो जाएगा, इनवैलिड असाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बाकी का आप बताइए रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये तो है। बट ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -2 होगी। हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या है, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये वाली क्या हो गई, 0 से कम होगी, और ये वाली भी क्या हो गई, 0 से कम होगी। अच्छा, सम भले यहाँ पे कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि सर -2 ये क्या, ये कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। यानी ये गया इससे और ये वाला गया इससे। तो अब देखिए 0.3 0.3 6.4 सम तो 1 हो रहा है। तो ये एक को नहीं, सभी को इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा इस तरीके से बोल देगा नहीं सर देखो सारी प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी तो फॉलो करना है कि सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में, तो इसलिए ये भी इनवैलिड असाइनमेंट हो गया। अच्छा, अब इस वाले बात करते हैं। इसमें क्या है, 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 15/14। तो यहाँ पे ये वाला 15/14 जो हो गया, ये 1 से, ये सारी प्रोबेबिलिटीज, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये 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 0 से 1 के बीच में, सभी की सभी 0 से 1 के बीच में है। बट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर होगी। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये वाली आपकी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, एक्सियोमेटिक अप्रोच, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, और एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी इवेंट के होने नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एंड बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉट ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप यहाँ तक देखिए, और इन पे बेस्ड अगर आपको जो भी प्रॉब्लम मिले बुक्स में या कहीं पे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे का नहीं, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा आपसे सारे असाइनमेंट आपके जो एनसीईआरटी के वो सॉल्व होते जाएंगे, और जो भी असाइनमेंट मैंने दिया होगा वो सॉल्व होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही पे हम लोग रोकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।